अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। अगर आप लोग अपना एक नया घर बनाना चाहते हैं तो आपको लाहौरी अब 2020 का एक दफा विजिट जो है वो जरूर करना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर नए हैं या आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पुराने हैं तो आपको हमारी जो फर्स्ट वीडियो है लाहौरी कप 2020 की, जिसके अंदर कम अज कम हम लोगों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन थी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वो कवर अप करने की कोशिश की थी। अराउंड 1 घंटा या उससे ज्यादा की ये वीडियो है, ठीक है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ जाएगा किस तरह आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, ये पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम लोगों ने जितनी भी वीडियोस बनाई थी उनको कंबाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को एक ही प्लेस के ऊपर जितनी भी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो एक ही वीडियो के अंदर आप लोगों को जनाब कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोगों ने हमारी जो पहली वीडियो है उसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा कार्ड के अंदर, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पहली जो वीडियो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके बाद जनाब सेकंड वीडियो जो इस वक्त आप लोगों के सामने मौजूद है इसको भी आप लोग देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आप लोगों की जितनी भी गलतफहमियां हैं या आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो तमाम की इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो के अंदर भी मिल जाएगी। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखें तो आप लोग मुकम्मल आप लोग कह सकते हैं कि कारीगर हो जाएंगे कि आप लोग अगर अपना एक कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहते हैं तो आप लोग इन वीडियो की हेल्प के जरिए अपना जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो करवा सकते हैं। तो आप लोगों से की गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो दोस्त अब आप जिनको लाहौरी कप 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं हमारे चैनल के साथ जुड़े और हमारे चैनल से बेनिफिट जो है वो हासिल करें। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में ठेकेदार की पैमाइश किस तरह निकाली जाती है और कौन सी चीजें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा होती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि किसी भी इलाके में तामीराती काम करवाते वक्त असूल कोई हरफे आखिर नहीं होते, क्योंकि अक्सर इनमें तब्दीली जो है वो की जाती है। कभी मालिक की तरफ से तब्दीली की जाती है या कभी ठेकेदार की तरफ से कुछ ना कुछ इसके अंदर तब्दीली जो है वो की जाती है। और अगर मजीद मैं सच कहूं तो हमेशा पेशावर अफराद की कोशिश होती है कि जहां मालिक को समझना है उसे चूना लगा लिया जाए। लिहाजा ये तमाम चीजें काम शुरू होने से पहले डिस्कस करके बाकायदा लिख लेनी चाहिए ताकि बाद अज़ा कोई मसला जो है वो ना बने। खास तौर पर देहातों या छोटे शहरों में ये चीज जो है बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि वहां पर प्रोफेशनलिज्म की शदीद कमी है। सबसे पहला नुक्ता तो यह है कि तामीराती काम का फाइनल नक्शा आप लोगों ने जरूर बनवाना है, क्योंकि हमारे जो मसाइल होते हैं वो 50% नक्शा ना होने की वजह से जनाब पेश आते हैं। नक्शा होने की सूरत में ये वाज़ा होता है कि ये काम करना है और इतना काम करना है। अगर आप लोगों ने नक्शा नहीं बनवाया होगा तो हर तीसरे दिन या चौथे दिन आप लोगों ने थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी होती है, जिसकी वजह से जिसको आप लोगों ने ठेका दिया होता है वो ठेकेदार उलझन फील करना शुरू कर देता है और खास तौर पर उसके अंदर लड़ाई झगड़ा भी शामिल होना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीजें हम लोग को छोटे इलाकों में, ये छोटे शहरों में खास तौर पर देखने को मिलती है कि हम लोग किसी चीज का ठेका तो कर लेते हैं लेकिन उस चीज का नक्शा हमारे पास नहीं होता। तो जब ठेकेदार काम शुरू कर देता है तो ठीक है, बाद में हमारा मूड होता है कि इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग की जाए। तो जिस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप लोगों ने ठेकेदार को हायर किया होता है कि हमारी कुछ होती है या मालिक की कुछ होती है कि उसी पैसे के ऊपर वो काम करे, लेकिन ठेकेदार नहीं चाहता कि उसी पैसे के ऊपर वो यानी कि वो एक्स्ट्रा काम जो वो करे। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग नक्शे को लाजम फाइनल करें। नक्शा बनाने के बाद आप लोग जो भी ठेका करेंगे उससे आप लोगों को फायदा जो है वो होगा। सबसे पहला पॉइंट तो ये होगा कि जब आप लोग ठेका करेंगे तो आप लोगों ने ठेकेदार से ये कंफर्म करना है कि जब वो शेड टू शेड यानी कि ठेके की जो पैमाइश होगी वो शेड टू शेड होगी या वॉल टू वॉल होगी, यानी कि दीवार से दीवार तक ठेके की पैमाइश होगी या कि शेड टू शेड यानी कि शेड से लेकर शेड तक उस ठेके की जनाब जो पैमाइश है वो होगी। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग होती है उसके बाद शेड निकला होता है तो ठेकेदार की डिमांड होती है कि पैमाइश जो वो शेड के हिसाब से की जाए। इससे क्या होगा कि ठेकेदार को ज्यादा
प्रॉफिट नजर आता है। अगर क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग लेंटर डालते हैं तो कम से कम 4 फुट या 3 फुट वो बाहर निकला होता है, ठीक है, आपकी दीवार से। तो ठेकेदार की कोशिश होती है कि उसके ऊपर यानी कि पैमाइश की जाए ताकि उसको एक्स्ट्रा पैसे जो है मिले। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये डिस्कस कर लेना है ठेकेदार से कि जो आप लोगों ने ठेका कर रहे हैं आप लोग, उसकी पैमाइश वो शेड टू शेड लेगा या दीवार से दीवार लेगा। यहाँ पर आपकी दीवार है वहां से वो रेट लगाएगा आप लोग को, या पे वो शेड जो है वो बाहर निकला हुआ 4 फुट या 3 फुट का, उसके हिसाब से वो पैसा आप लोगों से डिमांड करेगा। तो ये आप लोगों ने लाजम जो है कंफर्म कर लेना है। अब दूसरे नंबर पे आता है कोड एरिया से बाहर और टॉप छत के जो फर्श है उसका रेट भी उसी ठेके के अंदर होगा, या कि इसका आप लोगों को अलग जो पैसा है वो पे करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पर आता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक का अलग से रेट लगेगा, या वो भी कोड एरिया के अंदर ही शुमार किया जाएगा। अगर अलग से रेट लगेगा तो फी गैलन के हिसाब से रेट होगा, या कि छत की पैमाइश के हिसाब से उसका रेट जो है वो फिक्स किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फ्रंट के ऊपर पत्थर लगाना है या मार्बल जो चीज भी लगवानी है उसका रेट जो है वो अलग होगा, कि या जिस ठेके के अंदर इसका रेट जो है वो भी इसी ठेके के अंदर शुमार किया जाएगा। ये भी आप लोगों ने लाजम ठेकेदार से डिस्कस कर लेनी है। इसके अलावा टॉप छत के ऊपर जब आप लोग पर्दे वगैरह बनाते हैं तो उसका रेट का क्या होगा, कि उसका रेट आप लोगों ने पहले ठेकेदार के साथ कंफर्म कर लेना है कि जब आप लोग ठेका दे रहे हैं मकान बनाने का, कि इसका रेट भी उसी ठेके के अंदर शामिल होगा, कि बाद के अंदर यानी कि बाद के अंदर जो पर्दे बनाएगा तो उसका रेट अलग से वो चार्ज करेगा। इसके बारे में भी आप लोगों ने लाजम जनाब इंफॉर्मेशन जो है वो लेनी है। ये एक्चुअली कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी जो कि मालिक और ठेकेदार के दरमियान लड़ाई झगड़े का बायस बनती है, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर जब ठेकेदार ठेका लेता है, ठीक है, वो तो बहुत मीठा बना होता है, लेकिन जब काम आहिस्ता आहिस्ता फिनिशिंग के करीब आता है तो वो उस एरिया से निकलना चाहता है, यानी कि वो नया कंट्रैक्ट जो है उसको पकड़ना चाहता है। तो ठेकेदार और मालिक की इसकी वजह से लड़ाई झड़ाई जो होती है वो शुरू हो जाती है। तो बेहतर है कि आप ये तमाम चीजें सबसे पहले आप लोग किसी पेपर के ऊपर लिख कर रखें, ताकि बाद के अंदर आप लोगों को परेशानी जो है वो ना मिले। इंशाल्लाह आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे घर बनाने के सिलसिले में, कि अगर आप लोग अपना नया घर तामीर करते हैं या पुराने घर को रिफर्बिश करते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का कितना खर्चा आता है, या उसके अंदर आप लोगों को कौन कौन सी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं, जिससे आप लोगों का जनाब पैसा जो है वो जाया नहीं होगा, बल्कि आप लोगों का जो पैसा है वो आपके एक एवरेज के हिसाब से लगेगा और आपका घर भी जो पायदार जो है वो बनेगा। तो मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा। आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे प्लस्तर के बारे में, आप लोगों को मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि प्लस्तर करने से पहले दीवारों को आप लोगों ने अच्छी तरह पानी लगाकर तर कर लेना है, क्योंकि सबसे पहले जो मेन चीज है कि अगर आप लोगों ने अपने घर की दीवारों के ऊपर प्लस्तर करना है तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने अपने घर की दीवारों को अच्छी तरह जनाब उसके ऊपर पानी लगा लेना है। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते और प्लस्तर करवाने से पहले हम लोग ठीक है पानी लगाते हैं, लेकिन उस हिसाब से हम लोग पानी नहीं लगवाते जिस हिसाब से हम लोग को पानी जो है वो लगवाना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग जब प्लस्तर करवाने लगे तो आप लोगों ने अच्छी तरह अपनी दीवारों को जो है वो तर कर लेना है, अच्छी तरह पानी जो उनको लगा लेना है। और इससे मेन चीज, इससे पहले भी एक चीज है कि प्लस्तर करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि बिजली के जो पाइप्स वगैरह हैं उनका काम आप लोगों ने सबसे पहले करवा लेना है और उसके बाद आप लोगों ने प्लस्तर जो है वो करवाना है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो अनपढ़ लोग होते हैं या जो अनाड़ी लोग होते हैं इस फील्ड के अंदर, वो जब प्लस्तर हो जाता है तो उसके बाद उनको याद आ जाता है कि हम लोगों ने जनाब इसके अंदर बिजली की फिटिंग जो है वो भी करवानी है, या गैस के पाइप जो है हम लोगों ने वो भी लगवाने हैं। तो बेहतर है कि आप लोग जब से पहले प्लस्तर करवाने से पहले लाजम आप लोग
बिजली की वायरिंग या आप लोगों ने जो सुई गैस की पाइप की वायरिंग जो है वो करवानी है वो सबसे पहले करवा लें, ताकि उसके बाद दीवारों को काटना ना पड़े और उसके ऊपर आप लोग प्लास्टर जो है वो करवा दें। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्लास्टर करवाना है तो अगर आप लोगों ने घर की बैरूनी दीवार है उसको प्लास्टर करना है, यानी कि बाहर वाली जो दीवार है उसको अगर आप लोगों ने प्लास्टर करना है तो उसके लिए आप लोगों को 1/4 का मसाला जो है वो रखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों ने अंदर वाली दीवार को प्लास्टर करना है तो उसके लिए आप लोगों को 1/5 की रेशियो के हिसाब से आप लोगों को जो मसाला है रखना पड़ेगा। 1 मतलब 1 तगारी सीमेंट की और 4 मतलब 4 तगारी रेत की, और अंदर के लिए 1 तगारी सीमेंट की और 5 तगारी रेत की। इस रेशियो के हिसाब से आप लोगों ने काम करना है और ये सबसे अच्छी रेशियो जो है वो कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर इस वक्त पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने प्लास्टर करना है तो आप लोगों ने जो रेत इस्तेमाल करनी है वो बिल्कुल बारीक जो रेत है उसको आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। हल्की सी भी मोटी रेत आप लोगों ने प्लास्टर के अंदर आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा प्लास्टर की जो आइडियल मोटाई होती है वो आधी इंच से लेकर 1 इंच तक होती है। आधी इंच से 1 इंच तक जो प्लास्टर की आइडियल चुनाई होती है, जो आइडियल प्लास्टर जिसको आप लोग कह सकते हैं अपने घर की दीवारों के लिए, वो सबसे आइडियल आधी इंच से 1 इंच तक की जो मोटाई है वो हो सकती है। ठीक है, अगर आप लोग इससे ज्यादा 1.5 इंच वाला प्लास्टर जो है वो करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले आपका जो दीवार है उसको आप लोगों को रफ करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोगों को दोबारा उसके ऊपर फाइनल प्लास्टर करना पड़ेगा। यानी कि एक दीवार के ऊपर आप लोगों को 2 हिस्सों के अंदर प्लास्टर जो है करना पड़ेगा अगर आप लोग 1.5 इंच का प्लास्टर अपने इस दीवार के ऊपर करवाते हैं। तो अगर आप लोगों ने प्लास्टर के ऊपर पेंट का काम करना है, जाहिर बात है अगर आप लोग नया घर बनाते हैं तो उसके अंदर आप लोगों ने पेंट जो है वो करना ही करना है। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, उसके ऊपर आप लोगों ने लोहे का गरमाला जो है वो आप लोगों ने मिस्त्री को कहना है कि वो लोहे का गरमाला इसके ऊपर ना मारे बल्कि वो फोम का जो गरमाला है उसको यूज करें। इससे ये होगा कि जब आप लोग क्या कहते हैं उसके ऊपर पेंट करवाएंगे, ठीक है, तो अगर आप लोहे का गरमाला यूज करेंगे तो उसकी जो ऊपर वाली सतह होती है वो निखर कर सामने आ जाती है। ठीक है, जो कि बिल्कुल बाद में अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर आप लोग प्लास्टर के ऊपर क्या नाम है फोम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों की जो दीवार है वो प्लास्टर भी हो जाएगी और उसकी जो ऊपर वाली तह है वो बाहर भी नहीं निकलेगी। और अगर आप लोग उसके ऊपर दोबारा पेंट करवाएंगे तो वो भी बहुत जबरदस्त और बहुत शानदार आपका पेंट जो है वो उसके ऊपर लगेगा। आप लोगों को एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, जिस जगह कंक्रीट और चुनाई का जोड़ हो वहां पर आप लोगों ने अगर प्लास्टर करना है, ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, लोहे की हल्की सी बारीक सी जाली उधर लगा देनी है। इससे ये होगा कि जो क्रैक्स वगैरह होते हैं वो उस दीवार के अंदर या उस प्लास्टर के अंदर आप लोगों को देखने को फिर नहीं मिलेंगे। अगर जिस वक्त आप लोगों का प्लास्टर हो जाए तो उसके बाद आप लोगों का काम क्या है कि कम से कम 4 से 5 दिन तक आप लोगों ने लगातार उसके ऊपर पानी लगाना है। ये बहुत अहम चीज है जिसे हम लोग इग्नोर कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा एक दिन पानी लगाकर हम लोग थक जाते हैं, क्योंकि पानी का ठेका मिस्त्री का उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होता। तो जो मालिक मकान होता है वो स्टार्टिंग के अंदर तो एक दिन पानी लगा लेता है, लेकिन आस्ता आस्ता वो इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोगों ने प्लास्टर करवा लेना तो उसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक आप लोगों ने लगातार उसके ऊपर पानी लगाना है। फिर आप लोग देखेंगे कि आपका जो प्लास्टर है वो कितनी देर तक दायम रहेगा। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी जनाब प्लास्टर के बारे में कि अगर आप लोग अपने घरों को प्लास्टर करवाना चाहते हैं तो आप लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा जिससे आप लोगों को देर पा तक फायदा होगा, यानी कि आपका प्लास्टर जो है वो इतनी जल्दी उखड़ेगा नहीं, इतनी जल्दी गिरेगा नहीं। इंशाल्लाह लाहौरिया 2020 आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, ताकि आप लोग अगर अपना घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप लोगों का खर्चा जो है वो भी कम आए और आप लोगों का जनाब टाइम भी जाया ना हो और आप लोगों को जो काम की मिकदार है, ये क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो भी आप लोगों को अच्छी मिले और आप लोगों को हमेशा बेनिफिट हासिल हो, ना कि आप लोगों को नुकसान जो है वो हो। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा अंडरग्राउंड वाटर टैंक या ओवरहेड वाटर टैंक की तामीर। अक्सर हमारे यहाँ घरों में पानी को जखीरा करने के लिए ज़ेरे जमीन पानी की टैंकियां बनाई जाती हैं और इसके बहुत ज्यादा फायदे भी हैं। खासतौर पर जो ज़ेरे जमीन टैंकियां बनाई जाती हैं वो हमारी जो बड़ी सिटीज हैं
उनके अंदर ये काम किया जाता है। हमारे जो देही इलाके हैं या छोटे शहर हैं, उनके अंदर ज़ेरे ज़मीन जो वाटर टैंक है वो नहीं बनाए जाते। लेकिन जो हेड वाटर टैंक है यानी कि पानी की टैंकियां छत के ऊपर, वो हमारे छोटे इलाकों में भी बनाए जाते हैं। इनका फायदा क्या होता है? इनके अंदर पानी जो है वो उसको स्टोर किया जाता है। किसी वजह से बोर या पानी की सप्लाई अगर फॉर एग्जांपल मुनक़ता भी हो जाए और 5-6 दिन तक अगर आप लोगों का पानी नहीं भी आता, तो जो वाटर टैंक होते हैं ज़ेरे ज़मीन, उनके अंदर 4-5 दिन से हम लोग अपना अच्छा जो गुजारा है वो कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने बड़े शहरों के अंदर हेड वाटर टैंक बनाए हैं, यानी कि आप लोगों की छत के ऊपर आप लोगों ने पानी की जो टैंकी है उसको बनाया है, तो उसका मेन चीज ये है कि जब आप लोग टैंकर से पानी भरवाते हैं, तो टैंकर वाला अगर आप लोगों के छत के ऊपर टैंकी के अंदर पानी डालता है तो वो ज्यादा पैसों का जो है वो तकाजा करता है। तो इसलिए अगर आप लोग बड़े शहरों के अंदर रहते हैं तो आपको ज़ेरे ज़मीन जो वाटर टैंक है वो बनाने चाहिए। इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो हासिल हो सकता है। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड वाटर टैंक की तामीर कैसे की जाती है, यानी कि अगर आप लोग ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बनाना चाहते हैं तो उसकी आप लोगों ने किस तरह तामीर करनी है। अगर तो टैंक ऐसी जगह बनाया जा रहा है जहां चारों तरफ ढेर सारी मिट्टी वगैरह मौजूद है, तो इसे आप लोगों ने ईंटों से तामीर करवाना है। अगर साइडों के ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी वगैरह है, ठीक है, इस किस्म की चीजें हैं, मिट्टी वाली चीजें हैं, तो आप लोगों ने ईंटों से इसको तामीर करवाना है। लेकिन अगर आप लोग वाटर टैंक को उस जगह पर तामीर कर रहे हैं जहां पर इमारत का बहुत ज्यादा वजन आता है, यानी कि आप लोगों ने जो बिल्डिंग बनाई है उसका बहुत ज्यादा वजन आएगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, आरसीसी यानी कि स्टील और कंक्रीट से आप लोगों ने जो वाटर टैंक है उसको बनाना है। ईंटों से बनाने की सूरत में बेहतरीन जो फार्मूला ये है कि आप लोगों ने ईंटों को तेज मिसाले से यानी कि 1/4 की रेशियो से आप लोगों ने अच्छी तरह कल्टी देकर उसके बाद आप लोगों ने जनाब जो दीवारें हैं ईंटों की खड़ी करनी है और उसको आप लोगों ने फेर कर लगाना है। फेर कर लगाने का मतलब ये है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं करना कि आप लोगों ने एक टैंकी की दीवार बना ली या एक टैंक की दीवार बना ली और उसके बाद दूसरी दीवार शुरू की, बल्कि आप लोगों ने ये करना है कि चारों साइडों से आप लोगों ने जो दीवारें हैं वो बिल्कुल एक ही टाइम पे उठानी है। यानी कि एक वार लगा लिया, उसके बाद दूसरा वार लगा लिया, तीसरा वार, चारों साइडों पे आप लोगों ने कंप्लीट दीवार जो उसको उठाना है, यानी कि एक साइड से शुरू करना है और जब तक वो खत्म ना हो जाए उस वक्त तक आप लोगों ने उसके ऊपर जनाब तामीर करते रहना है। तो ये फार्मूला आप लोगों ने रखना है और तेज प्लस्तर यानी कि तेज मिसाला आप लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। 1/4 की रेशियो बहुत जबरदस्त रेशियो है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको चुनाई मुकम्मल करने के बाद एक दिन अच्छी तरह पानी लगाना है और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा 1/4 मिसाले से इसको प्लस्तर कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने उस पर झाड़ू फेर देना है ताकि उसके ऊपर जो लाइनें वगैरह हैं वो बन जाएं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब आप प्लस्तर करने के बाद फर्श के ऊपर एक्स्ट्रा 3 इंच का कंक्रीट आप लोगों ने डालना है। ये काम आप लोगों ने लाजम करना है ताकि दीवारें और बुनियादों के जो जोड़ है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर महफूज हो जाए। और इसके बाद आप लोगों ने उसके ऊपर सफेद दानों वाली जो चिपस है वो कर देनी है। इससे ये होगा कि इंशाल्लाह आपकी जो टैंकी है या आप लोगों ने जो टैंक बनाया होगा वाटर टैंक, वो बिल्कुल महफूज हो जाएगा और मुकम्मल तौर पर वाटर प्रूफ हो जाएगा और कभी भी जिंदगी भर आपका ये जो वाटर टैंक है इससे कभी भी थोड़ा सा भी जो पानी है वो बाहर की तरफ रसेगा नहीं और ना ही सारी जिंदगी आप लोगों की कभी भी इसके अंदर कोई कंप्लेन है वो आएगी कि यानी कि आपका जो वाटर टैंक है वो लीकेज कर रहा है। ये आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया है, बिल्कुल अगर आप लोग इस तरह करेंगे तो आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब आते हैं, अगर आप लोगों ने कंक्रीट का वाटर टैंक बनाना है तो उस सूरत में आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने कंक्रीट को अच्छी तरह मिक्स कर डालना है। ठीक है, दीवारों की मोटाई कम अज कम आप लोगों ने 5 इंच तक लाजम रखनी है और दीवारों में मौजूद सरिये को फर्श और छत में एल करके लगाना है, यानी कि एल की शेप के ऊपर आप लोगों ने लगाना है। जबकि दीवारों में मौजूद लड़ी को भी कम अज कम 1 फुट का एल लगाकर दूसरी दीवार के साथ आप लोगों ने जोड़ना है। ये जो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसको अगर आप वीडियो को 1-2 दफा देखेंगे तो आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह अपने घर के जो अंदर वाटर टैंक जो ज़ेरे ज़मीन बनाना है वो किस तरह बनाना है ताकि पूरी जिंदगी आप लोगों को कभी भी कंप्लेन जो है वो ना आए कि आपका जो पानी है वो दीवारों से रिसना शुरू हो गया, यानी कि बाहर निकलना शुरू हो गया। तो इंशाल्लाह लाहौरिया 2020 आपके सामने
इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो लेके आता रहेगा, ताकि आप लोग अपना घर बनाना चाहते हैं या इस किस्म का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की लाइन का कोई भी काम करना चाहते हैं जिससे आप लोगों को बेनिफिट जो है वो हासिल हो। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग खुद मिस्त्री नहीं भी हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये तमाम इंफॉर्मेशन होगी तो आप लोग जिस ठेकेदार या जिस मिस्त्री से काम करवाएंगे तो आप लोग उनके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि आप लोग खुद अपना भी आइडिया उनको फराहम करेंगे, तो उनको फिर समझ आ जाएगी कि वाकई आप लोग भी इस काम को जानते हैं और वो आपका काम जो है वो अच्छे तरीके से अंजाम देंगे। लाहौरिया 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह लाहौरिया 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस है वो लेके आता रहेगा। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लोड बेरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग की तारीफ और इनमें मौजूद फर्क, यानी कि लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग कौन सी होती है और फ्रेम स्ट्रक्चर वाली जो बिल्डिंग होती है वो कौन सी होती है। आज आपको इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले नंबर पे आती है लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग। एक्चुअली लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग उस बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें सादा तौर पर दीवारें खड़ी करके उन पर छत डाल दी जाती है। इस किस्म की बिल्डिंग में कॉलम्स और बीम वगैरह का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जाता, यानी कि आप लोग जो लोड बेरिंग की बिल्डिंग है इसके अंदर ना ही आप लोग कॉलम्स बनाते हैं और ना ही आप लोग बीम बनाते हैं। इसके बगैर ही आप लोग दीवारें खड़ी करते हैं और उसके ऊपर छत डाल देते हैं। इसको आप लोग लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग का नाम दे सकते हैं। लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग के अंदर कॉलम्स और बीम इस्तेमाल नहीं होते, जिससे इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कास्ट जो होती है, यानी कि उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो बहुत कम होकर रह जाता है। यानी कि अगर आप लोग लोड बेरिंग वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो इसके ऊपर आप लोगों का जो कंस्ट्रक्शन कास्ट आएगी, जो आप लोगों का कंस्ट्रक्शन के ऊपर खर्चा आएगा, वो दूसरी बिल्डिंग की निस्बत बहुत ज्यादा कम आएगा। इसके अलावा लोड बेरिंग वाली इमारत जो होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा इकसाम पाई जाती हैं। मसलन सॉलिड ब्लॉक की दीवारें बनाकर उसके ऊपर छत डाल देना, या हालो ब्लॉक की जो दीवारें हैं उनको बनाकर उसके ऊपर छत डाल देना, या 4.5 इंच मोटी जिसे आप लोग सिंगल ईंट की दीवार भी कहते हैं उसके ऊपर जाकर छत डाल देना। ये मुख्तलिफ किस्म की इसके अंदर अकसाम पाई जाती हैं, यानी कि लोड बेरिंग के अंदर। तो इस किस्म की जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनको आप लोग लोड बेरिंग का नाम जो है वो दे सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग। एक्चुअली फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स होती हैं वो उन तमीरात को कहा जाता है जिनमें सबसे पहले आप लोग खुदाइयां करते हैं और उसके बाद आप लोग पिलर खड़े करते हैं और उसके बाद आप लोग बीम डालते हैं और उसके बाद जाकर उसके ऊपर आप लोग छत डालते हैं। तो ये तमाम प्रोसेस करने के बाद जब आप लोग बिल्डिंग खड़ी करते हैं तो उस लोग को आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग का नाम जो है वो दे सकते हैं, या आप लोग उसको फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है वो कह सकते हैं। लोड बेरिंग बिल्डिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है इसके अंदर अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत जो बिल्डिंग होती है वो फ्रेम स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है वो होती है। यानी कि अगर आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाएंगे तो वो सबसे ज्यादा पायदार होती है, सबसे ज्यादा मजबूत होती है और बहुत ही ज्यादा आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर इस पर खर्चे का मामला लेकर आए तो वो लोड बेरिंग की मुकाबले में बहुत ज्यादा खासी महंगी जो है वो पड़ती है। इस वजह से लोग जो है इस बिल्डिंग को, यानी कि फ्रेम स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसको नहीं बनाते। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं, जो लोग बहुत लंबी प्लानिंग कर चलते हैं, वो हमेशा क्या कहते हैं फ्रेम स्ट्रक्चर की जो बिल्डिंग है उसको पसंद करते हैं और अपने घरों की जो तामीर है उसको भी फ्रेम स्ट्रक्चर की बुनियाद के ऊपर वो करते हैं। इसकी मेन चीज ये है कि पिलर वगैरह डालकर छत उसके ऊपर डाल दी जाती है, जितना भी बिल्डिंग का वजन होता है वो पूरा पिलर्स के ऊपर आ जाता है या बीम्स वगैरह के ऊपर आ जाता है। तो हम लोग अपनी सहूलत के लिए जहां से मर्जी दीवार खड़ी कर सकते हैं, जहां से मर्जी हम लोग दीवार जो है निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग अपनी मर्जी और अपनी सहूलत के मद्देनजर रखते हुए दीवारें निकाल भी सकते हैं, उसके अंदर कमरे बना भी सकते हैं और कमरे गिरा भी सकते हैं। बिल्डिंग को उसको बिल्कुल कुछ भी जो फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा।
लेकिन अक्सर हमारे घरों के अंदर, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, अमूमन फ्रेम एक्सट्रक्चर जो बिल्डिंग है उसका फायदा जो है वो हम लोग नहीं उठाते, बल्कि हम लोग बचत करने के चक्कर में लोड बेयरिंग जो बिल्डिंग है उसको बनाते हैं और सारी जिंदगी, यानी कि हम लोग उसकी जो दीवारें, जिस तरह एक कमरा बन जाता है उसको हम लोग गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो सारा जो वजन होता है वो दीवारों के ऊपर होता है। लेकिन अगर आप लोग फ्रेम स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग बनाएंगे तो सारा वजन बीम्स के ऊपर होगा, पिलर्स के ऊपर होगा, आप लोग अपनी मर्जी से दीवारें निकाल सकेंगे, आप लोग अपनी मर्जी से कमरों की एडजस्टमेंट जो है वो उसके अंदर कर सकेंगे। तो आज आपको हम लोगों ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है लोड बेयरिंग और फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग के बारे में। आप लोगों को इसके सब की इंफॉर्मेशन किसी और चैनल पर बिल्कुल नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ लाहौरी 2020 के ऊपर आप लोगों को बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के जितने भी मामला हैं उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और इंशाल्लाह मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी रहनुमाई अच्छा गाइड किया जाए, अच्छी रहनुमाई फरमाम की जाए, ताकि आप लोगों ने अपना जो घर बनाना है या आप लोगों ने अपनी जो बिल्डिंग बनानी है वो आप लोगों ने पूरी जिंदगी में एक दफा बनानी होती है, उसको अच्छे तरीके से बनाएं और पूरी जिंदगी के लिए परेशानियों से आप लोग निजात हासिल करें। लाहौरी 2020 के साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, लाहौरी 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा खर्चा और लागत कम करने के लिए सामान के मियार पर समझौता करना। यानी कि अगर आप लोग अपना कोई नया घर बनाते हैं या अपने किसी घर को दोबारा से तामीर करते हैं, तो जब आप लोग उसके लिए सामान खरीदते हैं तो उसकी लागत को कम करने के लिए आप लोग सामान जो खरीदते हैं उसके ऊपर समझौता कर लेते हैं। यानी कि जो सामान की मियार आप लोगों को चाहिए वो आप लोग नहीं लेते, बल्कि उससे लो क्वालिटी का आप लोग सामान जो है वो खरीदते हैं, तो उसका आप लोगों को क्या नुकसान जो है वो हो सकता है। घर की तामीर के दौरान या बाद में सबसे तकलीफ दे और परेशानी की बात ये होती है कि छोटी गलती या खराबी निकल आए, यानी कि छोटी छोटी गलतियां कोई निकल आए काम के दरमियान, या उस मकान के अंदर कोई ना कोई खराबी निकल आए, जैसा कि छोटी छोटी दरारें पड़ जाते हैं दीवारों के अंदर से पानी रसना शुरू हो जाता है, फर्श के ऊपर पानी ठहरना शुरू हो जाता है, या कि फर्श जो है वो बैठ जाता है, वगैरह वगैरह। इसके अंदर ये तमाम चीजें जो होती हैं वो शामिल होती है। ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है कि 100% कोई चीज भी नहीं होती, यानी कि अगर आप लोग कोई भी घर बनाते हैं तो छोटी मोटी चीजें उसके अंदर रह जाती हैं, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ घर जो होता है वो खराब भी होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर खराबियां भी पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर वक्त से पहले ये तमाम चीजें जो है वो जाहिर होना शुरू हो जाएं तो इसकी कई वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो होती हैं ये अपने वक्त से पहले जनाब जाहिर होना शुरू हो जाती हैं, जिनकी सबसे बुनियादी वजह यह होती है कि आप लोग सामान की क्वालिटी के अंदर जो है वो कंप्रोमाइज करते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम जनाब चीजें जो होती हैं ये हमारे घरों के अंदर रोनुमा होना शुरू हो जाती है। जैसे हमारा जो इतना हम लोगों ने पैसा लगा के घर बनाया होता है उसके अंदर ये कमियां और कोताहियां जो है वो हमें नजर आना शुरू हो जाती हैं। अगर आप लोग एक मजबूत और पायदार घर बनाना चाहते हैं तो उसको आप लोग खराब और हल्के सामान से कभी भी नहीं बना सकते। अगर आप लोग क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज करेंगे तो वो जो कंप्रोमाइज आपका होगा वो आपका वक्ती तौर पर कंप्रोमाइज होगा, लेकिन फ्यूचर के अंदर जाकर उससे डबल नहीं बल्कि 3 गुना आप लोगों का जो पैसा है उसके ऊपर जाया होगा। घर की तामीर के लिए किसी न किसी जगह पर कुछ ना कुछ समझौता करना पड़ता है, लेकिन आप लोग उस जगह पर समझौता करें जहां पर आप लोगों को कंफर्म हो के इससे आपके घर की मजबूती के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा। इसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे कि जिससे आप लोग के घर की मजबूती के ऊपर फर्क आए, तो फिर हमेशा आप लोग का जो घर होगा वो जबरदस्त जनाब तामीर होगा और आप लोग देखेंगे कि आपका जो घर होगा वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक बिल्कुल अच्छी हालत के अंदर रहेगा। एक्चुअली तब होता है जब कोई किसी अनाड़ी और गैर तजर्बाकार जो ठेकेदार होते हैं उनके हत्थे चढ़ जाता है। तो अगर आप लोग किसी अनाड़ी ठेकेदार के हत्थे चढ़ गए तो समझ ले जनाब आप लोगों का जो घर आप लोगों ने तामीर करना है या जो भी आप लोगों ने बिल्डिंग का तामीर करनी है उसके अंदर आप लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है।
तो इसलिए जब भी आप लोगों ने अगर ठेकेदार को हायर करना है तो ये आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है कि वाकई वो जो ठेकेदार है वो वाकई इस फील्ड के अंदर महारत रखता है। अगर वो इस फील्ड के अंदर महारत नहीं रखता, छोटा मोटा ठेकेदार है, तो आप लोगों ने कभी भी उसको ठेका जो है वो नहीं देना। अगर आप लोगों को घर बनाने का खुद अंदाजा नहीं है तो आप लोग अपनी बिरादरी के अंदर या अपने दोस्तों के अंदर, ठीक है, किसी ऐसे आदमी का इंतखाब करें जिसको इस चीज का तजर्बा हो, ताकि आप लोग जो भी बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं उसके अंदर किसी भी गैर तजर्बाकार ठेकेदार का अमल दखल ना हो, जिसकी वजह से आप लोगों की जनाब बिल्डिंग के ऊपर कोई असर जो है वो पड़े। तो ये आप लोगों ने बहुत चीजों को महसूस करना है, खासतौर पर लेबर को, खासतौर पर ठेकेदार को, खासतौर पर मिस्त्रियों को, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे मटेरियल के अंदर, और जो ये इसने आप लोगों का घर जो है या बिल्डिंग जो है तामीर करनी है, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका जो काम है वो अच्छा होगा और आपका जो बिल्डिंग या आपका घर है वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा। सिर्फ और सिर्फ मेन चीज होती है ठेकेदार या लेबर वगैरह, या आप लोग मटेरियल के अंदर अगर आप लोग उसके मेयार के ऊपर समझौता करते हैं, ठीक है, तो फिर आपको उन दिनों के अंदर तो आप लोग कह सकते हैं ठीक है आप लोगों ने घर तामीर कर लिया है, लेकिन फ्यूचर के अंदर आप लोग जाकर देखेंगे कि उस घर के अंदर आहिस्ता आहिस्ता कुछ ना कुछ खराबियां निकलना शुरू हो जाएंगी, और वही खराबियां आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का पैसा जो है उसको बर्बाद करेंगे। तो आप लोग इस चीज के ऊपर लाजम तवज्जो देंगे तो आप लोग देखेंगे कि आपका घर जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयार होगा। लाहौरिया 2020 के साथ जुड़े रहे। लाहौरिया 2020 आपके सामने छोटी सी चीज कंस्ट्रक्शन के बारे में जो है वो लेके आता रहेगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने किस तरह अपना कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो करना है या करवाना है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरिया 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा लेबर कॉन्ट्रैक्ट पर ठेकेदार का पेमेंट शेड्यूल क्या होना चाहिए। यानी कि अगर आप लोग अपना कोई मकान बनाते हैं या अपना कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करते हैं, तो आप लोगों ने कोई ठेकेदार हायर किया है या आप लोगों ने कोई मिस्त्री हायर किया हुआ है, तो उसको आप लोगों ने जो पेमेंट करनी है वो किस शेड्यूल के हिसाब से करनी है। ये वीडियो आप लोग आखिर तक लाजम देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत सी ऐसी बातें कवर होंगी जिससे आप लोगों का माली फायदा जो है वो हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ठेकेदार देखभाल कर मुंतखब करें। सस्ते के चक्कर में अगर आप लोग जाएंगे तो याद रखें कि वो आप लोगों को डबल पड़ जाएगा। यानी कि आप लोग जितना सस्ता ठेकेदार हायर करेंगे उससे डबल गुना आप लोगों की पॉकेट से पैसा जो है वो निकल जाएगा। एक्चुअली छोटे शहरों के बाद अब बड़े शहरों में भी ये मसला आने लगा है कि एक आम जो मिस्त्री होता था, जो बमुश्किल से अपनी दिहाड़ी बनाता था, वो अगर थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वो आज एक मुकम्मल ठेकेदार जो है वो बन चुका है। यानी कि उसने बिल्डिंग के ठेके लेना शुरू कर दी हैं। तो अगर आप लोगों ने कोई भी ठेकेदार या कोई भी मिस्त्री आप लोगों ने देखभाल कर उसको मुंतखब ना किया अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, तो वक्ती तौर पर तो आप लोगों को वो ठेकेदार ठीक है सस्ते के अंदर काम करके दिखाएगा, लेकिन जब आप लोग काउंटिंग करेंगे तो आपके पॉकेट से जो माली नुकसान है वो सस्ते के चक्कर में ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप लोगों ने कोई ठेकेदार या आप लोगों ने कोई मिस्त्री हायर करना है तो वो अच्छा आप लोगों ने जो मिस्त्री है उसको हायर करना है जिसका आपके एरिया के अंदर कुछ यानी कि नाम हो। अगर आप लोग वो ठेकेदार या मिस्त्री हायर करेंगे तो आपका फिर जो नुकसान है उसके जो चांसेस है वो बहुत कम रह जाते हैं। एक्चुअली जो आम मिस्त्री होता है या आम ठेकेदार होता है उन लोगों को काम काज के शेड्यूल का या एक काम पर कितना खर्चा आएगा या काम के दौरान किस किस्म के मसाइल हो सकते हैं किसी बात का पता नहीं होता। उनका हिसाब किताब फकत ये होता है कि दिहाड़ी अगर उन लोगों की 1200 से लगती है तो अब उनकी 1300 रुपए जब दिहाड़ी जो है वो निकल आएगी तो उन लोगों के लिए ये बहुत है। तो इसलिए आप लोगों ने ठेकेदार जब भी हायर करना है वो सोच समझकर आप लोगों ने हायर करना है।
अगर आप लोग कोई भी ठेका करते हैं किसी भी ठेकेदार के साथ, तो उसको आप लोगों ने किस तरह पेमेंट जो है वो देनी है, क्योंकि मेन मसला पेमेंट का होता है। पैसों का मेन एक्चुअली मसला होता है कि ठेकेदार को किस तरह आप लोगों ने पेमेंट जो है वो करनी है। अगर आप लोग नरम दिल के या नरम तबीयत के मालिक हैं, तो हो सकता है आप लोग आधी पेमेंट पहले कर दें और बाद में आप लोगों को वो ठेकेदार या मिस्त्री एक एक हफ्ता, दो हफ्ते या एक महीना आपको लटका कर रखे। एक्चुअली वो जो मिस्त्री होते हैं या ठेकेदार होते हैं, वो आपका काम तो ले लेते हैं ठेके के ऊपर या दिहाड़ी के ऊपर, लेकिन जब उनके पॉकेट में पैसे आ जाते हैं तो वो एक आपका काम छोड़कर किसी और तरफ यानी कि दिहाड़ी सीधी करने के लिए निकल जाते हैं। तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोग किस तरह पेमेंट करेंगे। आपको मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देता हूं ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ जो है वो आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों ने बड़ी सिटी के अंदर एक 6 मरले का आप लोग घर बनाते हैं, ठीक है, तो उसका आप लोगों ने ठेका दिया मिस्त्री को 300 रुपए फी मुरब्बा फुट के हिसाब से। तो आप लोगों ने क्या करना है, 300 रुपए जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से आप लोगों ने उसके साथ ठेका जो है वो किया है, तो उसमें से आप लोगों ने 5% जो सिक्योरिटी की मनी होती है वो आप लोगों ने साइड पे रख लेनी है। यानी कि 300 में से 5% जितना भी उसका बनता है वो आप लोगों ने साइड पे कर लेना है। वो उसको उस वक्त ठेकेदार को मिलेगा जब वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर जो काम है उसको खत्म कर लेगा। उसके बाद जितना यानी कि आप लोगों का जनाब पैसा बचा है उसमें से आप लोगों ने क्या करना है, उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। सबसे पहला हिस्सा आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले जब चुनाई मुकम्मल हो जाएगी, ठीक है, मैं आपको स्क्वायर फुट के हिसाब से बता रहा हूं, तो आप लोगों ने इस चीज का ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब चुनाई मुकम्मल हो जाएगी तो आप लोगों ने एक हिस्से की पेमेंट जो है वो कर देनी है, ठीक है। और जब दूसरा हिस्सा, जब छत वगैरह डल जाएगी आपके 6 मंजिल मकान के ऊपर, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने दूसरा हिस्सा जनाब उसको पे करना है। तीसरा हिस्सा जब प्लस्तर आप लोगों का हो जाएगा वो आप लोगों ने उस वक्त पे करना है। और चौथा हिस्सा जब आप लोगों का फर्श मुकम्मल तौर पर कंप्लीट हो जाएगा, वो चौथा हिस्सा आप लोगों ने उस वक्त जनाब उसको पे करना है। तो अब आपको जनाब आसान लफ्जों में समझाते हैं कि इसका मुकम्मल मतलब क्या होगा। यानी कि अगर आप लोगों ने 6 मरले का एक मकान का ठेका आप लोगों ने दिया अपने एक मजदूर को या एक मिस्त्री को या एक ठेकेदार को, ठीक है, तो उसका पूरा कोड एरिया जो है वो 1500 फुट बनता है, ठीक है। तो आप लोगों ने उससे रेट फाइनल किया 300 रुपए फी स्क्वायर फुट के हिसाब से, फी मुरब्बा फुट के हिसाब से। तो यानी कि 1500 स्क्वायर फीट को आप लोगों ने 300 स्क्वायर फुट से जरब दे लेनी है, 1500 जरब 300, तो टोटल आप लोगों की रकम जो है वो बन जाएगी 4,50,000, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसमें से आप लोगों ने 5% जो सिक्योरिटी है उसको आप लोगों ने रख लेना है, ठीक है, जो कि आप लोगों की 22,500 रुपए बनती है, ठीक है। बाकी बचते हैं आप लोगों के 4,27,500 रुपए। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने 4 हिस्सों में तकसीम कर लेना है। यानी कि 1,06,875 रुपए जो होते हैं वो, यानी कि इनको अगर 4 हिस्सों में तकसीम करें तो वो बनते हैं। तो जब आप लोगों का चुनाई का काम खत्म हो जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, 1,06,875 रुपए जनाब है वो आप लोगों ने ठेकेदार को अदा कर देने हैं, ठीक है। इससे ऊपर आप लोगों ने 1 रुपया भी अदा नहीं करना। अगर तो ठेकेदार साथ साथ पैसों का मुतालबा करता है तो जब तक आप लोगों का चुनाई का काम खत्म होता है तो उस वक्त तक आप लोगों ने 1,06,875 रुपए से 1 रुपया भी ऊपर आप लोगों ने पे नहीं करना। बेशक वो 1,000 रुपया दिन का लेता है या 2,000 रुपए दिन का लेता है, जिस हिसाब से वो ले रहा है, लेकिन जब तक आप लोगों की चुनाई खत्म हो जाएगी उस वक्त तक आप लोगों ने इतने पैसों से 1 रुपया भी उसको इजाफी जो है वो पे नहीं करना। तो आपको मैंने जनाब इजी लफ्जों में समझा दिया है कि किस तरह आप लोग यानी कि ठेकेदार को आप लोगों ने पेमेंट जो है वो किस तरह करनी है। इजीली मैंने आपको एक यानी कि 6 मरले के मकान की एग्जांपल दी है। बाकी आप लोग अपने जनाब जिस आदमी से आप लोग ठेका करेंगे, टोटल ठेके की मालियत को उसमें से 5% आप लोगों ने बिल्कुल उसको पे नहीं करनी, बाकी आपको 4 हिस्सों में आप लोगों ने तकसीम कर लेना है। और जिस तरह वो काम को खत्म करता जाएगा, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया 4 हिस्सों में आप लोगों ने तकसीम कर लेना है, उस हिसाब से आप लोगों ने जनाब उसको पेमेंट जो है वो आप लोगों ने करनी है।
अगर आप लोग हमारी इस बात को मद्देनजर रखेंगे तो आपको जनाब पेमेंट के मामले में ठेकेदार से कभी भी लॉस नहीं होगा और ना ही ठेकेदार आप लोगों से यानी कि कोई बेजा मुतालबा करेगा और ना ही आप लोगों को एक्स्ट्रा जो है वो तंग करेगा। अगर आप लोग इस हिसाब से पेमेंट करेंगे तो बिल्कुल आप लोग अपना जो मकान या आप लोग अपना जो भी कंस्ट्रक्शन का काम करना है वो आप लोग बिल्कुल आसानी कर सकेंगे, जिससे आप लोगों को फायदा जो है वो होगा। तो लाहौरी अब 2020 के साथ जुड़े रहें। लाहौरी अब 2020 आपके सामने इस किस्म की इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो है वो लेके आता रहेगा, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग किस तरह बेनिफिट जो है वो हासिल कर सकते हैं। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों जी, लाहौरी अब 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई। आज का हमारा टॉपिक होगा सोलर रूफ कोटिंग क्या है। आप में से बहुत से दोस्त अब आप कमेंट्स में पूछते हैं या कॉल करके ये सवाल करते हैं कि हम लोग अपने घरों की छतों को, जो कि सूरज की शुआएं उसके ऊपर पड़ती हैं तो छत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से कमरों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए कोई हल जो है एसी के अलावा अगर है तो वो बताएं। तो आज आपको उसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो में आपको सवालों जवाब की शक्ल में मुकम्मल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी पैदा हो जाए और आप लोगों को डिसाइड करने में आसानी पैदा हो कि आप लोगों ने किस तरह अपने घर की छतों को वाटर प्रूफ भी बनाना है और गर्मी से भी आप लोगों ने उसको बचाना है। सबसे पहले नंबर पर सवाल आता है, सोलर रूफ कोटिंग चीज क्या है। इसका जवाब ये है, ये छत पर लगाने वाला एक मिक्सचर है जिसमें अहम हिस्सा सोलर पाउडर का होता है, जो शमसी तवानाई की शुआओं को मुनक्कस करके सतह को गर्म नहीं होने देता। इस तरह इसकी छत पर लगाने से छत शदीद गर्मी में भी गर्म नहीं होती। यानी कि अगर आप लोग इसका कोट छत के ऊपर कर देते हैं तो छत जो होती है वो शदीद गर्मी में भी गर्म जो है वो नहीं होती। कमरे के अंदर सुबह वाला ठंडा दर्जा हरारत सारा दिन कायम रहता है। इस तरह दिन के 2 बजे भी पंखा ठंडी हवा देगा। इससे छत वाटर प्रूफ हो जाता है। ये गर्मी से महफूज रहने का एक सस्ता और आसान तरीका है। आपको सिंपली लफ्जों में मैंने समझा दिया है सोलर रूफ कोटिंग चीज क्या है, इससे यानी कि क्या क्या फायदे आप लोग हासिल कर सकते हैं। अब आते हैं इसको छत पर कैसे लगाया जाएगा। आम पेंट वाले ब्रश के जरिए पेंट या स्टेम्पर की तरह इसको छत के ऊपर लगाया जाएगा। इसकी डबल कोटिंग जरूरी होती है, यानी कि अगर आप लोग छत के ऊपर इसको लगाना चाहते हैं तो आप लोग आम पेंट वाले ब्रश से इसको लगाएंगे और जिस तरह आप लोग अपने घर की दीवारों के अंदर ऊपर डिस्टेम्पर करते हैं या आप लोग चूना करते हैं, सेम इस तरह आप लोगों ने इसके जो 3 कोड है वो कम से कम आप लोगों ने अपने छत के ऊपर जो है वो करने हैं। अगर आप लोग महसूस करें कि उसकी जो आप लोगों ने कोडिंग की है आपकी छत के ऊपर उसकी जो तह है वो थोड़ी पतली है, तो आप लोग एक कोड जो है उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सवाल आता है, इसको छत पर लगाने से कबल छत की सफाई जरूरी होगी या आप लोगों ने छत की सफाई जो है वो नहीं करनी। तो इसका सिंपल जवाब है कि अगर आप लोगों ने इसको छत के ऊपर लगाना है तो बिल्कुल आप लोगों ने छत की जो सफाई है वो बिल्कुल अच्छी तरह कर लेनी है। बल्कि आप लोगों ने के लिए बेहतर होगा कि आप लोग अपने छत को एक दफा मुकम्मल तौर पर धो लें, ठीक है, ताकि जो ये कोडिंग का मटेरियल है वो सेम जिस तरह दीवारों के साथ चिपक जाता है सेम इस तरह आप लोगों की छत के ऊपर भी बिल्कुल चिपक जाए, ठीक है, ताकि इसके ऊपर जब सूरज की शुआएं पड़े तो कोई गैप भी उन शुआओं को उस कोडिंग से नीचे जाने वाला ना मिले, जिससे आप लोगों की जो छत है वो उसको गर्मी मिले। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप लोगों ने इसको अपने घर की छत के ऊपर लगाना है, ठीक है, या इसको अपने घर की छत के ऊपर पेंट करना है, तो आप लोगों ने बिल्कुल अपने छत की ज्यादा सफाई कर लेनी है, बल्कि इसको पानी से धो लेना है ताकि आप लोगों को जबरदस्त तरीके से इसकी कवरेज जो है वो मिले।
अब आते हैं इसका कलर क्या होता है। तो इसका कलर बिल्कुल व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। अगर आप लोग कोडिंग करेंगे तो बिल्कुल इसका कलर होगा वो बिल्कुल व्हाइट होगा। इसके अंदर बिल्कुल कोई और किस्म का कलर शामिल नहीं होता, क्योंकि ये सोलर कलर होता है जो कि सूरज की शुआओं को मुनक्किस करता है। तो इसलिए इसका कलर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ही रहता है। अब आते हैं इसकी कीमत कितनी होती है, यानी कि अगर आप में से कोई आदमी इसको बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी कीमत क्या होगी। तो एक्चुअली जो बड़े सिटीज हैं, जो बड़े शहर हैं लाइक लाहौर, इस्लामाबाद या बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं, कराची, इसके अंदर इसकी जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से ये जो कवरेज है ये दी जाती है। तो इसकी जो फी मुरब्बा फुट के हिसाब से इस वक्त रेट चल रहा है अराउंड 20 रुपीज से 22 रुपीज फी मुरब्बा फुट के हिसाब चल रहा है। तो आप लोग अपने छतों के एरिया को फी मुरब्बा फुट के हिसाब से निकाल लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आपके घर के ऊपर कितना इसका खर्चा जो है वो आ सकता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है क्या ये दीवारों के ऊपर भी मौसर है, यानी कि हम लोग अगर इस कोटिंग को दीवारों के ऊपर करना चाहें तो क्या हम लोग दीवारों के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। बिल्कुल जनाब, आप लोग इसको दीवारों के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपकी जो दीवारें हैं वो भी सारा दिन ठंडी रहेंगी। जिस तरह आप लोग कह सकते हैं कि छत को आप लोगों ने ठंडा करने के लिए इसकी कोटिंग करेंगे तो छत ठंडा रहेगा, तो बिल्कुल सेम इस तरह आप लोग अपने घर की दीवारों के ऊपर भी अगर इसकी कोटिंग करते हैं तो बिल्कुल घर की दीवारें भी आप लोगों की जो ठंडी है वो रहेगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती भी है तो वो अपने अंदर जज़ब कर लेती है और दीवारों को गर्म होने नहीं देती। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी गारंटी कितने साल है, कितने साल तक यानी कि ये कार आमद होती है। जिस तरह अगर आप लोग डिस्टेम्पर करवाते हैं या आप लोग पेंट करवाते हैं तो उसकी गारंटी 1 साल या 2 साल होती है। तो सेम इसी तरह इसकी गारंटी भी अराउंड 3 साल तक कंपनी जो है वो देती हैं। लेकिन अगर आप लोग 3 साल का हिसाब नहीं भी लगाते तो 2 साल की भी अगर आप लोगों को गारंटी मिलती है तो उसके बाद अगर आप लोग दोबारा छत को या अपनी दीवार को एक दफा दोबारा इसके ऊपर दोबारा कोटिंग कर देंगे तो आपका 1-2 साल और जो है वो इजी तरह निकल जाएगा। आई होप कि आपको सोलर रूफ कोडिंग के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई होगी। अगर इसके अलावा भी आप लोग के कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। हम मुकम्मल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसके जनाब जो आंसर है वो प्रोवाइड किए जाएं। एक बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके अलावा आप लोग अगर अपने वाटर की टैंकी जो है उसके ऊपर इसका कोड कर देते हैं, तीन कोड कम से कम, अगर आप लोग अंदर वाली साइड से 2 कोड और बाहर वाली से इस पेंट के 3 कोड कर लेते हैं तो सर्दियों के अंदर आप लोगों के जो टैंकी के अंदर पानी होगा वो बिल्कुल जिस तरह नॉर्मल गर्म होता है इस तरह रहेगा, और गर्मियों के अंदर बिल्कुल जिस तरह आप लोग टैंकी फुल करते हैं तो एक नॉर्मल पानी होता है, यानी कि वो उस पानी के अंदर गर्माइश नहीं होती। तो सेम इस तरह गर्मी के अंदर आप लोगों का ठंडा पानी रहेगा और सर्दियों के अंदर आप लोगों का गर्म पानी आपकी टैंकी के अंदर रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल किसी जो मेयार वाली कंपनीज नहीं है उनसे बिल्कुल समझौता नहीं करना। अगर आप लोगों को अच्छी क्वालिटी की सोलर रूफ कोडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर कमेंट करें, हम आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे कि आप लोगों को किस जगह से बाई करनी चाहिए ताकि आप लोगों का लॉस ना हो बल्कि आप लोगों का बेनिफिट जो है वो हो। लाहौरी आप 2020 आपके सामने कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेके आता रहेगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो कि आप लोगों ने अपने घर को किस तरह डेकोरेट करना है या किस तरह आप लोगों ने अपने घर को बेनिफिट वाला बनाना है। मिलते हैं जनाब नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, लाहौरी आप 2020 में एक दफा फिर खुशामदीद। बसिलसिला बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के मामलात में रहनुमाई आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आप लोग पाकिस्तान के अंदर रहकर कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम करना चाहते हैं तो आजकल पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन के कौन से रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं। आज आपको इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है कंस्ट्रक्शन के रेट्स के बारे में वो प्रोवाइड की जाएगी। आप लोगों से एक गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो दोस्तों बाप जिनको लाहौरी ऑफ 2020 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं वो भी हमारे चैनल के ऊपर आए और हमारे चैनल से जनाब इंफॉर्मेशन वाली जो वीडियोस हैं वो हासिल करें। पूरे पाकिस्तान में मटेरियल के रेट एक जैसे नहीं हैं, हर शहर की कीमतों में फर्क है। इसके अलावा क्वालिटी का भी फर्क है, कीमत पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होता है। यहाँ मैं आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा जो कीमत है उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करूंगा। इस वक्त कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर
1000 ईंटों की जो प्राइस चल रही है वो 9000 से लेकर 11000 रुपीस तक चल रही है। इसके बाद नंबर आता है रेत का। तो रेत जो है वो 32 रुपीस से लेकर 50 रुपीस के अंदर फी मॉकअप फुट जो होती है वो उसके अंदर चल रही है। और उसके अलावा सीमेंट की जो एक बोरी है जिसका वजन 50 केजी होता है, ठीक है, वो आपके इलाके के अंदर 550 से लेकर 580 रुपए के दरमियान चल रही होगी। और उसके बाद सरिये का आता है। सरिया इस वक्त 92,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक फीट टन के हिसाब से जो है वो सेल हो रहा है। और उसके बाद आती है क्रश यानी कि बजरी वगैरह, वो आपको 55 रुपीज से 65 रुपीज फी मॉकअप फुट के हिसाब से दस्तयाब है। और मार्बल जो है वो 35 रुपीज से लेकर 500 रुपीज तक फी मॉकअप फुट के हिसाब से आपके एरिया के अंदर भी दस्तयाब होगा। दीवारों और फर्श की जो टाइल्स होती हैं, यानी कि जो दीवारों के ऊपर टाइल्स लगती हैं, जो खासतौर पर वॉशरूम्स के अंदर टाइल्स जो यूज की जाती हैं, वो उसके अंदर ए पेयर भी होता है, उसके अंदर बी पेयर भी होता है और उसके अंदर सी पेयर जो है वो भी होता है। तो 650 रुपीज से लेकर 2500 रुपए तक फी मॉकअप मीटर के हिसाब से आपके इलाके के अंदर दस्तयाब होंगी। और क्वालिटी का फर्क मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इसके अंदर क्वालिटी का फर्क होता है, वो आप लोगों ने खुद सर्च करना होता है कि कौन सी क्वालिटी जो है वो अच्छी है। अच्छी क्वालिटी ए पेयर ही होता है, वही आप लोगों को बाय करें तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और उसके बाद आता है पेंट। तो पेंट फी गैलन जो है वो आपके एरिया के अंदर या पंजाब के जितने भी एरिया है उसके अंदर 650 रुपीज से लेकर 2500 रुपए तक फी गैलन के हिसाब से इस वक्त शॉप्स के अंदर मौजूद है। और उसके बाद आता है शीशम की लकड़ी 1200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक फी मक्का फुट के हिसाब से, ये भी आपके एरिया के अंदर इसका रेट हो सकता है। और इसके अलावा जनाब छत की जो सीलिंग है वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी, 65 रुपीज से लेकर 150 रुपीज तक फी मक्का फुट के हिसाब से होती है। और जो आपको पीवीसी शीट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी वो आपको जनाब जो उसका एक पीस होता है वो आपको अराउंड 150 रुपीज का मिल जाता है। गीजर के बारे में बात करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग अपने घर के लिए गीजर यूज करते हैं तो वो 5500 से लेकर 25,000 रुपए तक अच्छे से अच्छा गीजर जो है वो पाकिस्तान के अंदर या आपके जितने भी सिटीज हैं उसके अंदर दस्तयाब है। छत के पंखे के बारे में, आम जो फैन होते हैं छत के पंखे वो 2000 से लेकर 5500 रुपए तक आप लोग उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है, सोलर के ऊपर भी पंखे चलते हैं, बिजली के ऊपर भी चलते हैं, तो आप लोग अगर उसको बाय करते हैं वो भी खुर्शीद फैन वाले ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लोग ऊपर चेक कर सकते हैं। आपके एक कार्ड नजर आ गया होगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो भी देख सकते हैं कि आप लोग अगर एसी डीसी फैन बाय करते हैं तो वो अराउंड 4800 से लेकर 5000 रुपए तक आपको मिलता है। और उसके अंदर आप लोगों की बिजली की जो बचत है वो अराउंड 80% तक होती है। और उसके बाद आ जाता है एग्जॉस्ट। अगर आप लोग अपने किचन वगैरह के लिए, वॉशरूम वगैरह के लिए लेते हैं तो 1800 रुपए से लेकर 3500 रुपए तक एग्जॉस्ट की कीमत आप लोग के एरिया के अंदर जो है वो चल रही होगी। उसके बाद आ जाता है जो बाथ की सीट्स वगैरह आती हैं वो 35 रुपीज से लेकर 50,000 रुपीज तक है। आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग नॉर्मल घर के अंदर है तो 3500 से भी ले सकते हैं। और अगर आप लोग बहुत ज्यादा एक रिच फैमिली से ताल्लुक रखते हैं तो अराउंड 50,000 रुपीज तक भी उनकी कीमतें जो है वो जाती हैं। दरवाजे का लॉक का हिसाब से अगर देखा जाए तो 650 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक दरवाजे के लॉक्स की कीमत जो है वो भी देखने को मिलेगी आपको मार्केट्स के अंदर। और एल्युमिनियम की जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो भी शीशे समेत, तो वो आपको अराउंड 450 रुपीज से लेकर 1000 रुपीज तक फी फुट के हिसाब से देखने को मिलेंगी। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अंदर 5-7 रुपए का ऊपर नीचे डिफरेंट हो सकता है आपकी सिटीज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर खासतौर पर इन अजला के अंदर, पंजाब के जितने भी अजला हैं उनके अंदर ये रेट जो है वो चल रहे हैं। और ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर भी आप लोग कह सकते हैं इन्हीं रेट्स के ऊपर जो तजारत है वो हो रही है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन के रेट आपके एरिया के अंदर क्या चल रहे हैं। आप लोगों से एक गुजारिश, हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो दोस्त अब आप जिनको कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए हमारे चैनल के साथ जुड़ें और जनाब कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।